are deeply honored to have with us Dr. Tanu Jain ma'am, and her journey is truly inspiring, from being a doctor to serving in civil services and now guiding so many students. हम सक्सेस स्टोरीज बहुत सुनते हैं और ज़्यादा हमारा ध्यान वही आकर्षित करती है, लेकिन फेलियर इस सक्सेस जर्नी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जो आपकी जर्नी में भी रहा है और जो हर किसी की जर्नी में होता है। तो जब कम समय में प्रीलिम्स हो गया तो मुझ में एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया, जिसे कहते हैं कि अच्छा, अरे जब मैं 2.5-3 महीने में प्रीलिम्स कर सकती हूँ तो यूपीएससी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पक्का ही हो जाएगा। कैसे वो फेलियर्स को एड्रेस कर सकते हैं, और मतलब यूपीएससी केवल एक ऑप्शन नहीं है, वो चीज़ कैसे समझी जा सकती है। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनके पास बहुत सारी चीज़ें और हैं जो शायद हम सबके पास नहीं, लेकिन एक चीज़ हम सबके पास बड़ी लिमिटेड है, एक्सटर्नल वैलिडिटी उनको लेनी छोड़नी होगी। एक्सटर्नल वैलिडिटी की एक सीकिंग एबिलिटी, मतलब एक इच्छा होती है हम सब में। हर चीज़ के साथ एक अटैच्ड कॉस्ट होती है। ये जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना जल्दी हम इस दुनिया में रहना सीख लेते हैं। लेकिन अब एआई ऐसे टूल्स बना रहा है जिससे कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शीरोज टीवी के एक नए और बेहद खास एपिसोड में। सो टुडे वी आर डीपली ऑनर्ड टू हैव विद अस डॉक्टर तनु जैन मैम, and her journey is truly inspiring, from being a doctor to serving in civil services and now guiding so many students. So we are so glad to have you here, ma'am, and I believe that we are going to learn a lot of things from you today. Thank you so much, काफी। यस मैम। सो लाइक मैंने 12th में आपके बारे में पहली बार मतलब बहुत अच्छे से रिसर्च की थी जब मैंने आपको एक मॉक इंटरव्यू में देखा था। सो आई वाज रियली वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट यू, और जब मैंने देखा कि आपने पहले बीडीएस किया, देन सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया, एंड देन अभी आप लाइक यू आर our beloved teacher, you are inspiring a lot of us and kind of mentoring a lot of students. So I would like to know from you कि आपकी जर्नी बहुत यूनिक है। अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएं कि कैसे आपने मेडिसिन से सिविल सर्विसेज में जाने का सोचा, देन इतनी मतलब जिसके लिए इतना मेहनत करते हैं लोग, वो ज्वाइन करने के बाद फिर आपने एक टीचर बनने का सोचा। तो ये जर्नी और ये डिसीजंस आपने कैसे लिए? काफ़ी, अगर सच पूछे तो मुझे नहीं पता था ये सारे डिसीजंस मैं आगे लेने वाली हूँ जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी। तो जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे लगता था एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है और मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रही थी। लेकिन जब मैं इंटर्नशिप में आई तो मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में पता चला कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो जब पता चला उस एग्ज़ाम के बारे में तो मुझे एस्पिरेशन जगी कि मुझे ये वाला एग्ज़ाम देना है। और मैंने कई जगह पहले यूट्यूब पे बताया भी है कि मेरे फादर हमारे एक नोन में एक सिविल सर्वेंट थे, उनके बारे में बड़ी रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि तुम उनसे आ जाके सलाह लो, तुम्हें आगे क्या करना चाहिए लाइफ में, है ना। उनकी सलाह को बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसे पास करने के बाद हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलने लगती है। एग्जैक्टली। तो शायद बचपने में सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी और उसी के लिए डेंटिस्ट्री से अपनी मेडिकल फील्ड से मैंने स्विच किया था सिविल सर्विसेज के लिए, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्लियर कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा। और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने उसको क्लियर किया। 2015 बैच आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज में मैंने ज्वाइन किया। 8 साल नौकरी करी और नौकरी के दौरान मैंने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स देखी, बहुत अच्छी पोस्टिंग्स देखी, लर्निंग एक्सपीरियंसेस देखे, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन साथ साथ मेरे मन में एक ख्याल था हमेशा ही कि मुझे कुछ सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए या एजुकेशन के लिए करना है। क्या करना है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। फिर जब मुझे कोविड हुआ, जब सेकेंड वेव में कोविड हुआ, मैं प्रेग्नेंट भी थी। उस दौरान एक वक्त आया जब इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, जब ऐसा लगा कि शायद आगे पता नहीं कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और उसी दौरान मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ और मैंने अभी नहीं करी है। तो वहाँ से मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं
सिविल सर्विसेज की तरफ अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं कर चुकी हूँ। अब मुझे एजुकेशन की तरफ जाना है और वहीं से तथास्तु को कंसेप्चुलाइज किया, वहीं से सोचा। और जब मैं ठीक हुई, जब बेबी मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 6 महीने 8 महीने का हो गया, फिर मैंने तथास्तु खोलने के लिए स्टार्ट कर दिया। It is really so inspiring, ma'am. And as you talked about ki you cleared civil services in your third attempt, and I heard in one of your interviews then that how like in first attempt you couldn't make it to mains, and then in second attempt you couldn't make it to interview. But so like I want to know from you कि usually हम success stories बहुत सुनते हैं और ज़्यादा हमारा ध्यान वही आकर्षित करती है, लेकिन फेलियर इस सक्सेस जर्नी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो आपकी जर्नी में भी रहा है और जो हर किसी की जर्नी में होता है। सो उन फेलियर्स ने आपको क्या सिखाया, और डेफिनेटली आपने अपने आप पे उस दौरान काम किया तभी आप थर्ड अटेम्प्ट में यू कुड क्लियर दिस। सो मतलब वो क्या लेसन्स, इम्पोर्टेंट लेसन्स थे जो आपको मिले और जो सबको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो फेलियर लाइफ में आने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पहली बार प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी कि प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरी तैयारी सिर्फ 2.5-3 महीने की थी प्रीलिम्स के लिए, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं क्लियर कर पाऊंगी। लेकिन तैयारी करी, हो गया। तो जब कम समय में प्रीलिम्स हो गया तो मुझ में एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया, जिसे कहते हैं कि अच्छा, अरे जब मैं 2.5-3 महीने में प्रीलिम्स कर सकती हूँ तो यूपीएससी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पक्का ही हो जाएगा। लेकिन रियलिटी से पता चला, क्योंकि तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं, तो नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में भी ऑप्शनल जो मैंने चूज किया वो शायद मेरे लिए उतना सूटेबल नहीं था, तो इसलिए सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा नहीं हुआ। लेकिन वो जो फेलियर्स थे उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी, मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रोवाइज करना है। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्जाम के बारे में बात करें या जनरल इस दुनिया के बारे में भी बात करें, अगर हमें किसी भी खांचे में फिक्स होना है तो हमें उसके पूरे क्राइटेरियाज को पूरा करना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी के कुछ क्राइटेरिया हैं, है ना, हमें उसमें पूरा आना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम उसके खांचे में नहीं आएंगे लेकिन फिर भी आप हमें ऑफिसर बना दो। तो जैसे अगर आपको ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, आपको राइटिंग स्किल्स चाहिए, आपको जिसे कहते हैं ना इफेक्टिव वे ऑफ स्टडी चाहिए, तो वो सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। और फेलियर्स आपको वो बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ काम करना है। Exactly. तो मोर यू फेल, द बेटर पर्सन यू बिकम। Exactly. So very well said, ma'am. And but I've seen a lot of people जो after putting their 200% efforts even, और जैसा कि आपने कहा कि यूपीएससी कुछ certain क्राइटेरियाज हैं, जो अगर हम एक क्राइटेरिया पे अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं, चाहे हमने कितनी पढ़ाई की हो, वी हैव काइंड ऑफ बहुत सारी नॉलेज है हमारे पास, फिर भी कुछ लोगों का नहीं क्लियर हो पाता है, एंड उस वजह से वो इतना डिसहार्टेंड हो जाते हैं। एक तो जब हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो सोसाइटी का प्रेशर ही इतना रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और नहीं होता है क्योंकि एक इंसान 2 या 3 साल तो आराम से इन्वेस्ट कर देता है, और उससे कहीं ज्यादा कुछ लोग तो पेरेंट्स या सोसाइटी बहुत प्रेशर रहता है। लेकिन फिर ये भी हम नहीं कह सकते कि वो इंसान काबिल नहीं है, मतलब बहुत वो नॉलेजेबल होते हैं, पर कुछ क्राइटेरियाज या कुछ चीजें या एक काइंड ऑफ गेम ऑफ फॉर्चून, मतलब ऑब्वियसली अराउंड 3 मिलियन लोग भरते हैं और उसमें से सिर्फ 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो बहुत ही मुश्किल मतलब काम है। तो उन लोगों को आप क्या लेसन, आप मतलब क्या बताना चाहेंगे कि कैसे वो फेलियर्स को एड्रेस कर सकते हैं, और मतलब यूपीएससी केवल एक ऑप्शन नहीं है, वो चीज कैसे समझी जा सकती है? सबसे पहले इसमें कई सारे सवाल थे काफी। तो सबसे पहला सवाल कि यूपीएससी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम देते हैं लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन वो इक्वली डिजर्विंग होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स हमारे साथ भी थे,
मेरे स्टूडेंट्स में भी मैंने देखा है, बहुत सारे सब जगह देखा है कि कई बार बहुत डिजर्विंग व्यक्ति भी उसे क्लियर नहीं कर पाता। और आपने बिल्कुल सही बोला कि देयर इज सम some cycle of fortune, we don't know, we don't understand कि ऐसा क्यों होता है। not everything is exactly logical, Right. लेकिन हाँ ये बात है कि वहां पे जो भी पहुंचता है वो मेहनत से ही पहुंचता है, वो उतना डिजर्विंग तो होता है कि वो अपने तरीके से चीज़ों को समझ सके। और वो वहाँ पे डिजर्विंग लोग ही पहुँचते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नॉन डिजर्विंग पहुँच जाएंगे, लेकिन उनके अलावा भी बहुत डिजर्विंग लोग होते हैं जिनके लिए हमें एक बैकअप ऑप्शन, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी हमेशा क्रिएटेड रहना चाहिए। जैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मेरे दिमाग में एक फॉल बैक ऑप्शन होता है, मेरे दिमाग में प्लान बी होता है, तो मैं प्लान ए पे ज़्यादा शिद्दत से काम कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे प्लान बी पे जाना नहीं है, लेकिन डर नहीं है मुझे। प्लान ए पे जंप करते समय मुझे डर नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करें, हम उसके साथ साथ कोई डिग्री या कोई भी और चीज साथ साथ बना के रखें। जैसे तथास्तु को शुरू करने की भी यही माइंडसेट था कि बीए प्लस यूपीएससी, लोग डिग्री करते करते ही यूपीएससी की तैयारी कर लें, या एमबीए प्लस यूपीएससी या एमए प्लस यूपीएससी के डिग्री करते करते करें। उसी तरह लोग जॉब करते करते भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको रिस्क कम हो जाता है। Exactly. What? Very well said, ma'am, again. And यूपीएससी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है डिसिप्लिन। लाइक ऑब्वियसली मतलब सो यू नो एज जेनजीज वी हैव रियली वर्ल्ड फुल ऑफ लाइक डिस्ट्रैक्शंस। हमारे पास सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो वो डिसिप्लिन या वो कंसिस्टेंसी थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। तो लेकिन यूपीएससी हो या कोई भी फील्ड हो, मतलब हर जगह कंसिस्टेंसी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। तो आई वुड रियली वांट टू नो फ्रॉम यू कि वो हम कैसे अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, और हाउ टू लाइक बी स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी लाइफ में सब जगह जरूरी है। आपने बिल्कुल सही बात कही। वट एवर वी वॉन्ट टू बिकम, इवन हमारी मदर्स है ना, वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली हम पे हार्डवर्क करती हैं, इसीलिए हम इतने बड़े भी हो पाए, है ना। हम उनकी कंसिस्टेंसी को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। हमारे पेरेंट्स की हमारे फादर रोज ऑफिस जाते हैं, रोज काम पे जाते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं इस कंसिस्टेंसी को हमें अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर सिंपल तरीके से कहा जाए, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। एग्जैक्टली। द मोर कंसिस्टेंट यू आर, द मोर सक्सेसफुल यू विल बिकम। क्योंकि एक कोट है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, कि वो कहते हैं कि हार्ड वर्क विल बीट टैलेंट एवरी टाइम व्हेनेवर टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो आप उस थ्रेशहोल्ड को पास नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हार्ड वर्क तो टैलेंट के साथ साथ जरूरी है ही। तो कंसिस्टेंट बने कैसे? कंसिस्टेंसी एक हैबिट है जो हमें धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ती है। जैसे किसी एक छोटी हैबिट को अपनाओ और उसमें कंसिस्टेंट हो जाओ। जैसे सुबह कितने बजे उठना है, उसमें कंसिस्टेंसी ले आओ, उसमें ज्यादा हार्डवर्क नहीं है। सुबह उठते ही अपना बेड बना के रखना, वो एक कंसिस्टेंट हैबिट हो सकती है। धीरे धीरे जब आपका ब्रेन ये समझने लग जाता है कि रिपीटेटिव पैटर्न्स क्या हैं, वो उसी पैटर्न में अपने आप को ढाल लेता है। जैसे आपने काफी देखा होगा कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हम सबसे पहले ब्रश के बारे में सोचते हैं। कैसे सोच लेते हैं कि हाँ हमें ब्रश करना है? क्योंकि वो पैटर्न सेट है हमारे माइंड में फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। यस। तो उसी तरीके से अगर हमें अपने काम के प्रति कुछ करना है तो हम एक पैटर्न सेट कर लें। हमें पढ़ाई करनी है तो हम एक पैटर्न सेट कर लें कि इतने बजे से इतने बजे पढ़ना ही है। तो अगर आप लगातार पढ़ने लगेंगे उसी टाइम पे, उसी तरीके से, कंसिस्टेंसी बन जाएगी। राइट। हाँ, सो एग्जैक्टली मतलब जैसे ही हम ये सारे पैटर्न्स, मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो फिर वो 4 घंटे या 5 घंटे की पढ़ाई करना भी बहुत इजी होगा, क्योंकि हमारा माइंड वो समझ चुका होता है कि कैसे हैबिट्स को लाइक अपनाना है एंड हाउ टू स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। यस, यस।
नेक्स्ट थिंग जो मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड मतलब यू नो और मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जैसी सक्सेसफुल बाहर मतलब सक्सेसफुल लाइफ बाहर से दिखती है वैसी शायद होती नहीं है, लाइक यू आर वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ बट अभी भी आपके बहुत स्ट्रगल्स होंगे, साइलेंट स्ट्रगल्स होंगे। तो मतलब वो आप क्या एक मैसेज जो मतलब हमें जो लगता है नॉर्मल कि ओ एक बार हम अगर आईएएस बन गए तो लाइक लाइफ लाइफ सेट है, या कुछ भी कर दिया तो लाइफ सेट है, बट यू नो मतलब लाइफ का साइकिल ही है चलना, और उसके बाद भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हमारे पास आते हैं। तो लाइक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है मतलब? सो काफ़ी चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, चैलेंजेस तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। उन चैलेंजेस की नेचर बदल जाती है। जैसे जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो एक अलग तरीके के चैलेंजेस हमारे पास होते हैं, अलग तरीके का माइंडसेट होता है और हमारे जॉयज भी बड़े अलग तरीके से होते हैं। जैसे शायद अगर हमने स्टूडेंट लाइफ में कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके कभी कुछ खा लिया तो हम बड़े खुश हो जाते थे कि क्योंकि पैसे बचाते थे, और बचाने के बाद अगर एक बर्गर और एक कोल्ड कॉफी खरीद के पी पाते थे एक अच्छी सी जगह पे तो हमें लगता था कि आज तो पार्टी हो गई, बहुत बढ़िया पार्टी हो गई। और उसके चैलेंजेस भी अलग होते थे कि प्रोफेशनल्स आ रहे हैं हमारे, क्योंकि बीडीएस में मेडिकल में जो सेमेस्टर्स होते हैं उन्हें प्रोफेशनल्स कहा जाता है कि भाई हमारे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है तो रात रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं और डर भी लग रहा है कि कैसे मार्क्स आएंगे, क्या होगा, प्रैक्टिकल्स हैं हमारे। तो उस वक्त के चैलेंजेस और जॉयज अलग थे। फिर जब सिविल सर्विसेज देने लगे तब के डर अलग थे। जब सिविल सर्विसेज क्लियर हो गया तब शायद पोस्टिंग्स, प्रमोशंस, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग जाने लगा कि यहाँ पर क्या काम मिलेगा मुझे, किस तरीके का काम होगा। वहाँ के जॉयज अलग हो गए। शायद किसी एक अच्छी जगह पे काम करके जहाँ पे हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं वहाँ जाके ज़्यादा मज़ा आने लगा। शायद ज़्यादा काम करके भी अच्छा लगने लगा। लेकिन तब शायद वो बर्गर और कॉफ़ी उतनी इंजॉयबल नहीं लगी। अब जब मैं एक टीचर हूँ तो अब पढ़ाना अच्छा लगता है, बच्चों से इंटरैक्ट करना अच्छा लगता है। अब वो जिसे कहना चाहिए मतलब जॉयज भी अलग हो गए, चैलेंजेस भी अलग हो गए। अब पढ़ाने के चैलेंजेस हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को रन करने के चैलेंजेस हैं, अब मैं उनसे डील कर रही हूँ। आई हैव अ बेबी, तो एज अ मदर ऑल्सो देयर आर न्यू चैलेंजेस। सो चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, उनका नेचर बदल जाएगा। True. True. Very well said मैम अगेन। एंड मतलब आप बहुत सारे एस्पिरेंट से डील करते हैं अभी, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर ए टीचर। सो एक क्या ऐसी एडवाइस या मैसेज आप हम लोग को देना चाहेंगे हु आर परस्यूइंग देयर ग्रेजुएशन और यू नो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी अलोंग विद द ग्रेजुएशन और देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, कि जो हमें बहुत हेल्प कर सकती है थ्रू आउट द प्रिपरेशन? काफ़ी आई विल से दैट जो भी बच्चे जहाँ पर भी जिस भी ग्रेजुएशन के साथ अपनी सिविल सर्विसेज की या किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स दे नीड टू कीप इन माइंड। फर्स्टली टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज़ अ वेरी फाइनाइट रिसोर्स। हम सबके पास अगर एक ह्यूमन लाइफ में देखें तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, ऐसे भी बहुत होंगे जिनके पास बहुत लग्जरी है, ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनके पास बहुत सारी चीज़ें और हैं जो शायद हम सबके पास नहीं। लेकिन एक चीज़ हम सबके पास बड़ी लिमिटेड है, टाइम। राइट। तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करें। जितनी जल्दी आप सेटल हो जाते हैं, जितनी जल्दी आप अपने गोल की तरफ पहुंच जाते हैं, उतनी जल्दी आप अगले राह पर चल सकते हैं। तो इसलिए अपने कॉलेज टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। खेलना भी है, मस्ती भी करनी है, लेकिन साथ साथ अपने फ्यूचर की तैयारी में भी उसे डिवोट करना है। सेकंड, आज के समय में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। हमारा माइंड, हमारी साइकी, हमारी स्पिरिट सब कंफ्यूज्ड है कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि हमें सब कुछ करना है। बच्चों को यूट्यूबर भी बनना है, उन्हें सिविल सर्वेंट भी बनना है। थोड़े समय बाद उन्हें लगता है कि अच्छा यूट्यूब पे कोई कुकरी शो देख के हम कुक भी बन जाएं, है ना। थोड़े समय बाद बहुत सारे स्टार्टअप भी खोलना है, एंटरप्रेन्योर भी बनना है। तो बहुत सारी चीजें हमारा करने का मन करता है, करनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक एक करके।
ट्रू। एक समय पे आप जो अभी कर रहे हो उसके प्रति कंप्लीट फोकस आपका होना चाहिए। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, अपने स्टार्टअप की तैयारी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, कंप्लीट फोकस आप उस पर दीजिए। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, खास करके फोन को बहुत लिमिट करके रखना है, उसमें टाइमर्स लगा के रखने हैं और उससे स्पेसिफिकली 5 से 6 घंटे तो दूर रहना ही रहना है, उसे थोड़ा दूर रखना है अपने आप से, बहुत ज्यादा पास नहीं रखना। तीसरा, अच्छा कंटेंट पढ़िए, अच्छा कंटेंट देखिए। अगर देखना भी है फोन पे तो अच्छा कंटेंट देखिए। बुक्स भी पढ़नी है तो अच्छी बुक्स पढ़िए, उससे हमारे दिमाग के अंदर अच्छे आइडियाज आएंगे। बिल्कुल। फिर अपने आप को फोकस्ड बना के रखना है। फोकस्ड कैसे? आप कई बार हमारे अंदर पेशेंस बड़ा लैक कर जाता है। जैसे हम कोई एक काम शुरू करते हैं लेकिन तुरंत हमें लगने लगता है कि वी आर नॉट इनफ, वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो वो जो पेशेंस है किसी भी काम को करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। एंड लास्टली, इट्स लाइफ, उसको Yeah. सीरियसली नहीं लेना, सिंसियरली लेना है। ट्रू मैम। तो आपने एक चीज बोली मैम कि कई बार मतलब बहुत बार सेल्फ डाउट्स आते हैं कि वी आर नॉट इनफ, 1-2 बार क्लियर नहीं हो पाया, या कॉलेज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब थ्रू आउट दिस जर्नी, या किसी चीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो लाइक बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हमेशा रहते हैं कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और मतलब ये सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीजें क्या ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है हमें देन लैक ऑफ नॉलेज? बिल्कुल। अब हमारा दिमाग, ऐसे समझिए, अगर बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊं, काफी अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, गोलगप्पे, पकौड़े, क्या हुआ जैसे ही मैंने ये सब नाम लिए? बर्गर, पिज्जा, क्या पसंद है आपको खाने में? या चाइनीज ओनली। चाइनीज, नूडल्स। तो जैसे ही मैंने ये नाम लिए तो आपको जब भी कोई चीज पसंद थी तो आपको ऐसा लगा कि मुंह में पानी आ गया? हाँ, एग्जैक्टली। अचानक से थोड़ी सी भूख सी भी लगने लगी? राइट। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे दिमाग ने उस चीज के बारे में सोचा और हमारी बॉडी ने उस चीज के बारे में रिस्पॉन्ड किया। गॉट इट। तो अगर हम अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को ये बोल रहे हैं वी आर नॉट इनफ, तो हमारी बॉडी और हमारा दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करने लगेगा। वो रियलिटी को उसी तरीके से फिल्टर आउट कर देगा, जिसमें से जो ऐसी चीजें हैं ना, जो उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये तो मीडियोकर सोच रही है ना, तो वो वैसी ही चीजें उसके सामने लाने लगेगा। हमें दिखेंगी वही चीजें ज्यादातर। राइट। तो अगर हम सोच रहे हैं वी आर नॉट इनफ, तो हमें कम चीजें याद होंगी, हम कम एनालाइज कर पाएंगे, हम बहुत सारी चीजें कम कर पाएंगे। तो हम कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन सोचना तो है कि यस वी कैन डू इट, बिकॉज हिस्ट्री उन्हीं लोगों ने बदली जिन्हें लगता था कि वो बदल देंगे। ट्रू। राइट। अचीवमेंट भी उन्हीं लोगों ने ज्यादा करी जिन्हें लगता था कि वो कर लेंगे, एग्जैक्टली। है ना। तो ये तो कभी नहीं सोचना कि नहीं हो पाएगा। भाई कोशिश तो हम करेंगे, देखो नहीं हो पाया तो बात अलग है, लेकिन कर सकते हैं ना। राइट। ट्राई तो करेंगे ही करेंगे। एग्जैक्टली। जो भी आप बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, है ना, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, मिनिस्टर बनना चाहते हो, लेकिन जो बनना चाहते हो एक बार कोशिश तो करेंगे ही। बिल्कुल। आई कैन रियली रिलेट टू दिस। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने माइंड को क्या बोलते हैं, हम क्या अपने सबकॉन्शियस में रखते हैं। एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीबॉडी कि मैंने बहुत ही सिंसियरली मैनिफेस्ट किया था कि आई रियली वुड लाइक टू मीट तनु मैम वन डे, एंड इट्स बिकमिंग ट्रू। सो मैनिफेस्टेशन की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। सो या इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम कैसे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। सो मैम, अगर मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आपने तथास्तु शुरू किया, एंड मतलब डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे या अभी भी मतलब चल रहे होंगे। तो एज अ वुमेन मतलब आपको क्या चैलेंजेस आए थ्रू आउट दिस जर्नी, और लाइक कैसे क्या जर्नी रही आपका इतना रेनाउंड नेम बनने की इन दिस फील्ड? चैलेंजेस वो डेली बेसिस पे आते हैं, डेली बेसिस पे सॉल्व होते चले जाते हैं। एज अ वुमेन
आई थिंक मैंने शायद उतना ज़्यादा सोचा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी लाइफ में चैलेंजेस तो रहते हैं। वुमेन के साथ थोड़ी-सी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा कोई खास सेपरेट चैलेंज नज़र नहीं आया। हाँ, ऐसा हुआ था कि जब मैंने शुरुआत करी थी तो 1-2 लोग मेरे पास आए थे मिलने के लिए और तब उन्होंने ऐसा मुझे बोला था कि मैम कहाँ आप इन सब चक्करों में पड़ रहे हैं? एक लेडी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी सारी चीज़ें एक साथ सँभालना। आप हमें रख लीजिए, हम सब सँभाल लेंगे। तो वो बात मुझे थोड़ी-सी बुरी लगी थी कि दे आर जजिंग मी ऑन माय जेंडर, बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी उसे एक चैलेंज की तरह लिया उस वक़्त, लेकिन मुझे उसके अलावा ऐसा कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक अलग से कुछ फेस मुझे नहीं लगता कि करना पड़ा या हुआ। चीज़ें चैलेंजेस जैसे मेरे जर्नी में आए होंगे और मुझे लगता है बाकी भी जो लोग हैं, टीचर उनकी लाइफ़ में भी आए होंगे, बट सॉल्यूशन भी साथ-साथ मिलता चला गया। You also talked about in like one of your interviews that how did your partner supported you a lot to prepare for your mains, like for Yes, interview interview. as well. हाँ, so मतलब what do you think, like कितना मैटर करता है सपोर्ट, whether that is from a family member or एक genuine partner, तो how can it transform us? आज हम जो भी कुछ होते हैं वो बहुत सारे लोगों की सपोर्ट से होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, जहाँ पे भी हम अपनी लाइफ में होते हैं। सो सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट करना भी, सपोर्ट लेना भी। सो सपोर्ट आपकी फैमिली का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का, आपके आसपास के लोगों का, मुझे लगता है कि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, वो एनवायरनमेंट देता है, वो कॉन्टेक्स्ट देता है जिसमें आप ग्रो कर पाते हो। तो बहुत ज़रूरी है बेटा सपोर्ट तो। और अगर आपका लाइफ पार्टनर सही हो, लाइफ पार्टनर अच्छा हो, सपोर्टिंग हो और आपकी ग्रोथ स्टोरी में उसको एक जिसे कहना चाहिए सपोर्ट करने का मन हो और वो सपोर्ट करे आपको एक रियलिस्टिक तौर पे, तो आपकी सक्सेस बहुत आसान हो जाती है। Right. Actually, ma'am. And if I talk about from our perspective कि being a woman और या फिर being an acid attack victim or rape victims, तो society की तरफ से like we are lacking in support a lot. तो what do you think, मैम, कि वो mindset कैसे change किया जा सकता है कि instead of judging us, why don't you judge the culprit? So actually मतलब वो support या वो judgment हमें इतना वीक बनाती है कि जो हुआ वो तो लाइक दैट वाज रियली पेनफुल, बट जो आगे का प्रोसेस है सोसाइटी में रहना है, दैट is also being made very painful by the society due to their mindset itself. तो mindset कैसे change किया जा सकता है कि जिससे our life becomes a bit easier? ये आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है काफी। सबसे पहले सोसाइटी की नेचर होती है जज करना, है ना? लेकिन उससे पहले बहुत बार हम खुद भी जज करने लग जाते हैं खुद को। Yeah. तो सबसे पहले हम इसे 2 या 3 लेवल्स पे बात करते हैं। सबसे पहले कि जो भी सर्वाइवर्स हैं, ये बात उन्हें समझनी होगी कि किसी के साथ भी हो सकता है। और दूसरा, एक्सटर्नल वैलिडिटी उनको लेनी छोड़नी होगी। एक्सटर्नल वैलिडिटी की एक सीकिंग एबिलिटी, मतलब एक इच्छा होती है हम सब में। जैसे कि अगर हम कहीं गए हैं तो हमें ऐसा लगता है सामने वाला हमें तारीफ करता है, तब हमें अच्छा महसूस होता है। यानी कि सामने वाले ने जब हमारी तारीफ करी या हमें कुछ अच्छा माना, तब हमें अच्छा फील हो रहा है। तो दिस इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। लेकिन लाइफ में जब हम एक ऐसी सिचुएशन पे हैं जहां हमें पता है कि सोसाइटी उतनी मैच्योर नहीं है कि वो सही को सही और गलत को गलत बहुत अच्छे से समझ सकती है, तब आपको और ज्यादा जरूरी है आप ये समझें कि एक्सटर्नल वैलिडिटी के पीछे नहीं जाना। आप अच्छे हो,
आप सही हो, अगर आपको पता है ये बात, उसी पे टिकना है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए अपने अंदर की उस वॉइड को, उस भूख को हमें थोड़ा कम करना होगा, तभी हम सरवाइव भी कर पाएंगे इमोशनली और स्पिरिचुअली। नहीं तो बाकी सब दुनिया जज कर करके हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा देगी। एग्जैक्टली। तो उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की भी है अपने ऊपर, क्योंकि बाकी सब तो जज कर रहे हैं ना, लेकिन आपको खुद को जज नहीं करना। यू हैव टू बी काइंड टू योर ओन सेल्फ, सबसे पहले। दूसरा, सोसाइटी को बदलना होगा, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे शायद बदल भी रही है। थोड़ा अवेयरनेस के साथ, जैसे छाप फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रही है, शीरोज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दिस इज हाउ पीपल गेट अवेयर, दिस इज हाउ सोसाइटी बिकम अवेयर। ट्रू। जब वो अवेयर हो जाएंगे तो वो एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और जजमेंट भी कम होगी। बिल्कुल, that's really an important part. And what do you think in today's world, मतलब there's awareness, sensitization, but क्या women's को मतलब enough opportunity मिल रही है, या फिर they are lacking somewhere, बहुत सारी educated women भी even they don't talk about domestic violence, और जो भी मतलब within the marriage even we don't have proper laws. तो what do you think of that, कि जो क्या अभी भी कुछ ऐसे invisible चीजें हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, या we are not talking about them enough? ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में ही बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, और उन सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, वुमेन की भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। सो ऐसी, जैसे कि आपने लॉज के ऊपर बात करी, तो मैरिटल रेप के ऊपर अभी कोई कॉन्क्रीट लॉ नहीं है। हमारे पास ऐसे सिस्टम्स नहीं हैं जहाँ पे रिहैबिलिटेशन गवर्नमेंट के तरीके से प्रॉपर हो सके, चाहे वो एसिड विक्टिम सर्वाइवर्स हों, रेप सर्वाइवर्स हों, ऐसे बहुत सारे हैं। और सोसाइटी तो हमने देखा ही है कि हाउ जजमेंटल दे आर, है ना, हाउ अनसपोर्टिव समटाइम्स इट कैन बी, एंड how biased it can be, with its bias towards patriarchy. तो वो जब सोसाइटल सपोर्ट नहीं है तो गवर्नमेंट के सपोर्ट की भी बहुत जरूरत पड़ती है, वो भी बहुत जगह अभी मिसिंग है। उतना ज्यादा इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस हैं, तो उन सब पे तो डेफिनेटली काम होना चाहिए। बिल्कुल मैम। So ma'am, now I want to know from you कि मतलब what was the best advice ever you received, and जो आप हमारे साथ भी शेयर करना चाहोगे, whether those are aspirants or are successful in their lives, मतलब जो जिसने आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, and yeah, from anybody advice. So there are two things that have helped me immensely. दो thoughts हैं. Firstly, there are no free lunches in life. So life में कुछ भी free नहीं मिलता. अगर आपको freedom चाहिए तो you will have to pay for that freedom with responsibility. अगर आपको अथॉरिटी चाहिए उसके लिए भी आपको you will have to pay for it with responsibility. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी. सो हर चीज के साथ एक अटैच्ड कॉस्ट होती है. ये जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना जल्दी हम इस दुनिया में रहना सीख लेते हैं. दूसरा, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है. सो इफ यू वांट टू गेट समथिंग डन देन यू विल हैव टू डू इट. Exactly. So we cannot depend, we cannot just say कि आप कर दो, आप कर दो. आपको कहीं ना कहीं खुद ही उठना पड़ेगा और करना होगा. सो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एक्शंस की, वो हमें जरूर लेनी चाहिए. ये दो चीजें हैं जो मुझे लाइफ में जिन्होंने शायद मुझे आगे बढ़ने में मदद करी है. Exactly, ma'am, and it would help us a lot too. And
इसी से लाइक मुझे एक चीज़ मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि आजकल प्रोक्रेस्टिनेशन कितना है कि चलो नहीं हाफ एन आवर और रील्स देख लेते हैं कुछ भी है ना, तो देन वी कैन प्रोसीड विद आवर वर्क। सो लाइक हम वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब दैट्स पहले तो मुझे बताओ आपका स्क्रीन टाइम कितना है? काफी लाइक इट्स ऑलमोस्ट 6 hours. हाँ I don't watch reels, by the way. Yeah. दैट इज गुड। अगर रील्स नहीं आप सुन रहे हो तो दैट इज वेरी वेरी गुड। सो स्क्रीन टाइम इज अ एडिक्शन जिससे हमें बहुत बहुत जरूरी बचना चाहिए। मैं जब ये कह रही हूँ तो मैं ये बता दूं कि मैं भी 15-20 मिनट तो देख लेती हूँ। Yeah. है ना? Oh, that is too less. तो 15-20 मिनट तो रील्स मेरी भी हो ही जाती है। वो क्या होता है, वो जो वैसे ऐसे करके देखते हैं रील्स Yeah. शॉर्ट्स जो भी होते हैं अलग अलग Scrolling. प्लेटफॉर्म्स पे, Yeah. तो वो देख लेती हूँ मैं भी। तो ऐसा नहीं है कि हमें कंप्लीटली करना है, लेकिन यस इट इज टाइमर बेस्ड, है ना? टाइम लगा के करें ताकि आपको ये अवेयरनेस रहे कि कितनी देर देख रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे एक बार आपने फोन देखना शुरू किया तो फिर Right. घंटा 2 We're घंटा lost. 3 घंटा Yeah. पता नहीं चलेगा। Exactly. और एंड में हमें ऐसा लगेगा पता नहीं हम क्या देखा था, याद कुछ भी नहीं रहेगा। True. जैसे कई Yeah. बार ऐसा होता है मैं फोन देख रही होती हूँ तो एआई से रिलेटेड चीजें देखने में मुझे बहुत मजा आता है। तो देखते देखते पता ही नहीं चलता कब 15-20 मिनट हो गए। एकदम ऐसा लगता है अभी तो शुरू ही किया था। और अगर एंड में मेरे से कोई पूछ ले कि एग्जैक्टली क्या क्या देखा आपने, कौन से टूल्स देख लिए, क्या कर लिया, देखा कुछ मतलब कुछ याद नहीं रहेगा उस बीच में। तो वो एक हमें समझना होगा कि सच थिंग्स वी हैव टू अवॉइड। Exactly. एंड मतलब आपने एआई के बारे में बात की, तो आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि टीचिंग फील्ड को कैसे एआई ने इम्पैक्ट किया। मतलब इट्स इम्पैक्टिंग एवरी फील्ड, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन काइंड ऑफ आ रहा है एआई की वजह से। सो इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग थिंग टू टॉक अबाउट। तो मतलब आपको क्या लगता है कि टीचिंग फील्ड में कैसे क्या इन्फ्लुएंस किया है, या एजुकेशन पूरी फील्ड की अगर हम बात करें तो? काफी मुझे लगता है कि एजुकेशन टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अब एआई के आने के बाद से, क्योंकि एआई वो प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट को या इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। एक वक्त था जहाँ पे शायद किसी गांव में बैठा बच्चा अगर वो कोई इंफॉर्मेशन चाहता था या किसी तरीके का एनालिसिस चाहता था तो वो बड़ा डिपेंडेंट होता था। उसे लगता था कि मैं शायद वहां से नहीं निकलूंगा, या मुझे जब तक कि किसी अलग जगह पे, इंस्टीट्यूशन पे या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से बात नहीं करूंगा तब तक मुझे वो ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन अब एआई ऐसे टूल्स बना रहा है जिससे कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज है ना? ये डेमोक्रेटाइजेशन इज गोइंग टू हेल्प विद द नॉलेज सिस्टम्स। एग्जैक्टली। बस उसका यूज नॉलेज और एजुकेशन के लिए ही हो। राइट। तो मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। टीचिंग प्रोफेशन थोड़ा इवॉल्व हो जाएगा, शायद उसमें पढ़ाने के तरीके नए इवॉल्व करने होंगे टीचर्स को, लेकिन हाँ एक गुरु की प्रेजेंस, एक मेंटोर की प्रेजेंस हमेशा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहेगी। बिल्कुल। So to end the conversation at a lighter note, so like can we have a rapid fire with you? Yeah, absolutely. So it would be thoda personal, so I hope it is fine. So like what do you prefer usually, tea or coffee? Tea. Or the most favorite movie ever? I have so many movies. Favorite तो बताना बहुत मुश्किल है। Anyone? Okay. बहुत सारी मूवीज हैं। So there is a series Good Place. Okay. There is Forrest Gump. Then Pursuit of Happiness. Matrix. I like Matrix philosophically. Okay. बहुत सारी मूवीज हैं। Beautiful Life. Oh. And the most favorite book? Book again बहुत सारी बुक्स है जिन्होंने इम्पैक्ट किया है। एक एन रैंड की बुक है द एंथम, फाउंटेन हेड,
ये बहुत अच्छी किताबें मुझे लगी। मुझे पाउलो कोएल्हो की भी किताबें अच्छी लगती हैं। डैन ब्राउन की लिटरेरी फिक्शन मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है। द विंची कोड, डिसेप्शन पॉइंट। उसके अलावा सेल्फ हेल्प में भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं कुछ-कुछ। और उसके अलावा गीता। Oh yeah. So गीता इज वन सच बुक जो मुझे बहुत बहुत इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करती है। हिंदी की जो शॉर्ट स्टोरीज आती हैं Yeah. जिन्हें हम पंचतंत्र. पंचतंत्र की कहानियां कह लो, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है पढ़नी। बिल्कुल. हाँ। So any favorite aspirant? I mean, मतलब अगर if you remember someone की who impressed you a lot throughout your teaching career. It's very hard, but yeah, if you would like to share. As a student? Yeah, as a student. So you are asking about my teachers? No, like you, I'm asking about your teaching career. You know, if you met any student and you were so impressed by him or her. So, yeah, your favorite student or aspirant. Favorite. So I think each student हाँ, has each their student have own unique quality. But yeah, if you can remember someone especially थोड़ा. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. Yeah. जैसे we have a girl in our classroom, and she paints mandala art. Oh. And she does it beautifully. Okay. There is a girl who dances very nicely. She's a Kathak dancer. There is a girl who sings, और हम उसे कहते हैं कि she's the Lata Mangeshkar of our institute. She Wow. sings so beautifully. इसी तरह से there is a boy, and he cracks some joke on everything and anything. So I think that there are a lot of unique qualities and capabilities each of them have. तो मुझे बहुत impress. And one thing, yes, so kindness in a child impresses me a lot. So there are a lot of kids who are working on different small issues, and that impresses me a lot. Great. So your kind of the happiest moment of your life, if you can name one. Very difficult. Very, very difficult. So I've had many happy instances with God's grace. So when जब मेरा लिस्ट में नाम आया, वो भी एक हैप्पी मोमेंट था. Exactly. Then when I got married, वो भी एक हैप्पी मोमेंट था. I became mother, वो भी एक हैप्पी मोमेंट था. और बेबी के साथ खेलते समय बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आते हैं. जब मैं कुछ पढ़ रही होती हूँ और कोई चीज मुझे बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट कर देती है, मुझे वो भी बहुत एक्साइटेड, बहुत हैप्पी मोमेंट लगता है. वैसे असलियत में जब भी मैं शांत होके बैठी होती हूँ एक चाय के साथ या नींबू पानी के साथ और कुछ पढ़ रही होती हूँ, कुछ सोच रही होती हूँ, कुछ लिख रही होती हूँ, वो मुझे बहुत हैप्पी मोमेंट लगता है. Great. And your most enjoying moment these days, जैसा बहुत ज़्यादा enjoy करते हो, is that teaching? Yes, teaching and spending time with your child. Yes. Great. Spending time with my kid and painting also a little bit. ऐसे मुझे ना DIY crafts करना भी बहुत पसंद है. Oh, great. जैसे यहाँ पे बॉटल रखी है, तो अगर मेरे घर पे रखी होती है तो मुझे मेरे दिमाग में आइडिया आने लगता है कि इसे काट के हम इसमें पौधा लगा सकते हैं, इसे आगे पेंट कर सकते हैं, इस पे क्ले लगा सकते हैं. Oh, amazing. तो मुझे बहुत ये सब करने में बहुत मजा आता है. That's interesting. And your favorite song, do you listen to music? Yes. But if you'll ask कि favorite कौन सा है, मुझे बहुत ज्यादा मतलब I'm not very choosy about it. तो मैं बहुत सारे जॉनर सुन लेती हूँ, बॉलीवुड भी सुन लेती हूँ, राग भी सुन लेती हूँ. और अगर फेवरेट सॉन्ग, बहुत सारे भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. Great. And last thing, that one word that describes you, like. You tell me. Lovely. You're so sweet. Like really, you're famous for your motherly nature. And whenever I watch listen to your videos,
it fills me a warmth with me a warmth. So See, I couldn't have described me so nicely. and so thank you so much for being with us. It was really like amazing, and we really learned a lot of things. Thank you, It's- Kafi. I'm so glad. अब मैं पूछ लूँ तुमसे कुछ? Yeah, sure. Tell me about yourself. So, I mean, what traits or like what do I do? Yes, what do you do? Okay, so I'm pursuing first year of my graduation in political science honors from LSR Delhi University. Yes, ma'am. And like I am Kafi, as you named me a lot of times, and I like to listen music a lot and know more about new things, whether that is any like that can be reading a book too or researching about a topic that fascinates me a lot, or I also listen to podcasts, so that are like some of my hobbies. So how do you manage all of this? It's kind of thoda difficult to an extent, but yeah, my family like has been so supportive for me, and they are always there. And like when I came here, I'm living alone here. Basically, I'm from Chandigarh, so when I was coming here, they were like, no, you can't go. But yeah, before that, I used to live with them, so that was really very easy. But as I came here, I have to manage everything by myself. But yeah, I think so. It's teaching me a lot of things, like responsibilities lena, and I'm थोड़ा सा I also procrastinates thing. घर पे तो ऐसे ही चलता रहता था. My mother used to be there for me, but yeah, managing my time carefully. So that's why I came here. It will teach me a lot of things. Yes. So college कैसा चल रहा है? Are you able to adjust with the new environment? Yes, ma'am. Like as I started first semester, so that was really थोड़ा मतलब काफी that was really difficult. Basically, transitional phase था, and I was studied in a special school before that. So as I came here, I had to adjust myself in much more crowd and in a very different environment. But yeah, I would say people are really cooperative in my college, and even in Delhi, they are really aware. They always come to help me. So with their support, so it has become really easier, and all teachers like they are also very cooperative. So I face some challenges now too, like reading those lengthy readings by just kind of some applications, because obviously reading is a very different process than listening. I have to listen everything, I can't read, so that doesn't kind of satisfy me a lot. But yeah, it's been a transitioning phase, and I'm just kind of trying to adjust myself. Well, so what has been your initial story? How did you become a survivor? So I was 3 years old. It happened in 2011. So my neighbors were kind of jealous with my parents. It's such a stupid reason, but yeah, that was the reason. And on Holi, they came to me suddenly, and my parents thought that they are throwing color. They were like, we had good relationships with them before that, so they came and they threw the acid knowingly. It was all intentional. So yeah, that's how it happened. And then with 3-4 years, it kind of took me to recover from all this. And then thankfully, like my parents, उनको किसी ने सजेस्ट किया कि you should educate her, it will kind of improve her life a lot, and उसी की वजह से I'm here today. So I'm really grateful for their support, and that's the thing जो हम बहुत मिस करते हैं, जो सर्वाइवर्स हैं. फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट आई बीन सो फॉर्चुनेट दैट माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी अ लॉट.
इस कारण से? Yes, ma'am. That's really So they got punished? just for 2 years. Like here comes our justice system. Actually, before 2013, कोई proper provisions थे नहीं to punish a culprit for this. तो अभी भी my case is going on in High Court of Haryana and Punjab. But उसमें भी like they will just get punished for 5 years because अभी के provisions में तो 10 years है but वो implement नहीं होगा because मेरा case 2 years पहले हो चुका था. So yeah ma'am, this is a thing. So what is the biggest challenge you face? Biggest challenge with that when I got to know, when I went into school, उससे पहले तो I always used to live with my parents, family members. I never went outside to play with children क्योंकि वो लोग थोड़ा ऐसे they used to keep me inside मतलब. And when I came to school, like started going to school, तो जब मैंने notice किया कि children are not ready to play with me, they are getting scared to me, so that was such a disheartening phase for me. I couldn't understand. I was like 8 at that time and I couldn't understand ki why is it happening to me, what's wrong with me, what problem do I have. But then gradually my parents kind of motivated me and I learned Braille. So that was such a fascinating process for me. तो मैंने पूरा kind of had dedicated myself. मेरे को लाइब्रेरी में बहुत सारी ऐसे बुक्स मिल जाती थी. I used to read पंचतंत्र, बाल हंस, चंपक a lot in my childhood. तो मैंने I just dedicated myself to that and उसकी वजह से then I started socializing so less. So that was like the most disheartening phase, I would say. कि I couldn't understand basically कि why is it happening thing. So what kept you going? I would like mention my parents again, their support only. And when I kind of grew older, so I understood कि वो कितना sacrifice कर रहे हैं मेरे लिए. They moved to Chandigarh, especially for me only, from our kind of actual place, which is in Haryana. So yeah, they always kind of compromised a lot. So I started understanding that thing and मैंने सोचा कि I have to do something about it. I will be dedicated towards my studies and so that I can make them proud one day and their efforts can pay off. Yes, you will. Thank you. Thank you so much, Kafi. So yeah, it truly means a lot again, ma'am, and it was really my dream and it came true. And I would just go and share with my parents; they would be so happy. So thank you. It's my good fortune that you interviewed me. You were talking to me. I learned a lot. No, and that was really a learning process for me. And thank you. Thanks for watching. Thank you, Kafi. Thank you.